पेरिस ओलंपिक का रंगारंग आगाज हो गया है। पेरिस की सेन नदी के तट पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल भारत के ध्वजवाहक बने। पेरिस ओलंपिक में भारत के बलराज पंवार रोइंग में सिंगल स्कल्स हिट में चौथे स्थान पर रहे। अब वे रविवार को रेपचार्ज राउंड में हिस्सा लेंगे। उन्होंने 7 मिनट 7.11 सेकंड का समय निकाला। रेपचार्ज राउंड भारतीय समय के अनुसार रविवार दोपहर 1:06 पर आयोजित किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक की मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में दोनों भारतीय जोड़ियों में से कोई भी पदक राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों जोड़ियों को निराशा हाथ लगी। रमिता जिंदल और अर्जुन बबूता 628.7 अंकों के साथ 6वें स्थान पर रहे, जबकि इला वेनिल और संदीप सिंह 626.3 अंकों के साथ 12वें स्थान पर रहे। पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को निराशा हाथ लगी। भारत के दो निशानेबाज सरबजोत सिंह और अर्जुन चीमा फाइनल में स्थान नहीं बना पाए। सरबजोत सिंह 577 अंक के साथ 9वें स्थान पर रहे, जबकि अर्जुन सिंह चीमा 574 अंक के साथ 18वें स्थान पर रहे। महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 10 विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने लगातार 9वीं बार फाइनल में जगह बना ली। श्रीलंका के दाम्बुला में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश की पारी महज 80 रन पर सिमट गई थी। रेणुका सिंह और राधा यादव ने 3-3 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने बिना विकेट खोए जीत दर्ज कर ली। मंधाना ने 55 रन की पारी खेली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बाएं हाथ की ओपनर स्मृति मंधाना, जिन्होंने 39 गेंदों पर 9 चौके और 1 छक्के के साथ नाबाद 55 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने पिछली 9 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 100.71 की औसत के साथ 705 रन बनाए हैं। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय पारियों में स्मृति मंधाना का स्ट्राइक रेट 125.04 रहा। उधर महिला एशिया कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ श्रीलंका महिला एशिया कप में 6ठी बार फाइनल में पहुंच गई है। श्रीलंका का फाइनल में मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन भारत से 28 जुलाई को होगा। जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। 206 देश, 10,000 से ज्यादा एथलीट, 32 खेल, 16 दिन, लक्ष्य 1 गोल्ड मेडल। 100 से ज्यादा भारतीय खिलाड़ी भी दिखा रहे हैं दम। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हर खबर सीधे ग्राउंड जीरो से। भारत के चैंपियंस एट पेरिस ओलंपिक, रोजाना सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुर्गाण्यति तरन्ति ते। वेदों में, पुराणों में जो लिखा है, गूढ़ रहस्य जैसा आज है, उसको बाहर निकालने के लिए प्रयोग करने चाहिए। पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम्। वंचित तबके के बच्चों का लौटाया जा रहा है बचपन, सिखाया जा रहा है ककहरा। तो कहीं चल रही है पर्यावरण संरक्षण की मुहिम। दिखाएंगे आपको उम्र को मात देते जज्बे की कहानी। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। 46 वर्षों के बाद खुला भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार। आखिर कितना खजाना है श्री जगन्नाथ के रत्न भंडार में।
रत्न भंडार के भीतरी तहखाने को क्यों खोलना पड़ा ओडिशा सरकार को? सरकार कैसे कराएगी तहखाने के खजाने की गिनती? देखिए पुरी जगन्नाथ धाम से स्पेशल रिपोर्ट रत्न भंडार का रहस्य आज शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बोले प्रधानमंत्री, विकसित भारत @2024 के निर्माण के लिए कौशल, अनुसंधान, नवाचार और नौकरी आधारित ज्ञान पर जोर आवश्यक। भारत अपने कार्यकाल के कारण दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में माइक बंद करने के आरोपों पर घिरी ममता बनर्जी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोपों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। हर मुख्यमंत्री को बोलने के लिए दिया गया उचित समय। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की बेहाल कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति को लिखा पत्र। राज्य में अघोषित आपातकाल जैसे हालात और मौलिक अधिकार के हनन के लिए टीएमसी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। राष्ट्रपति से की हस्तक्षेप की अपील। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने 2024 से 25 के बजट को बताया विकसित भारत का बजट। कहा, बजट में आर्थिक विकास के साथ ही आंध्र प्रदेश के विकास पर विशेष ध्यान, देश की प्रगति को देगा गति। 86वां स्थापना दिवस मनाता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राष्ट्र प्रथम के आदर्श के साथ देश की सेवा में तत्पर। गृह सचिव अजय भल्ला ने किया सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को असाधारण वीरता और पराक्रम के लिए सम्मानित। कहा, देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने में सीआरपीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका। भारत के बलराज पवार रोइंग में सिंगल स्कल्स हीट में रहे चौथे स्थान पर। अब कल रेपेचाज राउंड में लेंगे हिस्सा। वहीं निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में दोनों भारतीय जोड़ियां पदक की दौड़ से बाहर। आज मुक्केबाजी, हॉकी और बैडमिंटन पर भी नजर। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना हर भारतीय का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण और साफ तौर पर विकसित भारत @2024 के निर्माण के लिए कौशल, अनुसंधान, नवाचार और नौकरी आधारित ज्ञान पर जोर आवश्यक है। और भारत अपने कार्यबल के कारण दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तमाम बड़ी बातें इस बैठक से निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि 2047 तक जिस तरह का जो लक्ष्य रखा गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसी के बुनियादी ढांचे को और ज़्यादा विकसित और प्रबल करने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री इस पूरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में तमाम जो आयाम हैं और किस तरह से जो नीतिगत फैसले हैं जिससे भारत और ज़्यादा प्रबल दावेदारी पेश करता हुआ नजर आएगा। मजबूत और सशक्त भारत को लेकर यहाँ पर बहुत कुछ नजर आ रहा है। ये दशक बदलावों का है और तकनीकी और जियोपॉलिटिकल के साथ साथ अवसरों का भी है। भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के अनुकूल बनाना चाहिए। ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एक युवा देश है। ये अपने वर्क फोर्स के कारण पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा आकर्षण है। हमें अपने युवाओं को एक कुशल और रोजगार परक वर्क फोर्स बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। विकसित बनाने के लिए कौशल, अनुसंधान, नवाचार
और नौकरी आधारित ज्ञान पर जोर देना आवश्यक है। और ये तमाम महत्वपूर्ण बातें जो कही हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं, और तमाम यहाँ पर जो बिंदु हैं उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उजागर किया है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो साफ तौर पर आने वाला समय कैसे और ज़्यादा जो देश है उसको और ज़्यादा विकसित करे, इसीलिए तमाम नीतियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। और ये गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में इस बैठक के तमाम जो बड़ी जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में और उसके अलावा जो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स पर जो हाइलाइट्स निकल कर सामने आए उस पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया, और साफ तौर पर 2047 तक जो भारत का लक्ष्य है उसको भी कैसे संकल्प से सिद्धि तक ले जाना है इसको यहाँ पर उजागर करते हुए नजर आए। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें यहाँ पर कही हैं, क्या क्या अहम फैक्टर्स रहे हैं जो आने वाले समय में जिन पर नीतियां बनती हुई नजर आ रही हैं और भारत और तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? गौरव, इम्पोर्टेंट मीटिंग है और एक बहुत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत क्लियर विजन दे दिया है कि टीम जो सेंटर ऑफ स्टेट की जो टीम है कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में काम करना ही होगा कि ताकि हम लोग विकसित भारत बन सके 2047 तक। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियर विजन दिया कि ये जो पूरी जो डेकेड है पूरा, काफी बदलाव आ रहे हैं इसमें, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, और इसके अंदर भारत के पास मौके जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है उससे कैसे प्राइमरीली भारत उसका फायदा उठा सके। आज की तारीख में ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर भारत कैसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सके, अगर एक इन्वेस्टर भारत में आके इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो कैसे भारत एज ए कंट्री उनको एक बेहतर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे सके, प्लस स्टेट आपस में कैसे कॉम्पिटिटिव हो सके, कैसे ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके। तो ये बड़ा मैसेज था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, क्योंकि एक तरह से वो इस बात को जानते हैं कि अगर भारत यहाँ से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, भारत एक तरह से 3 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन तक की एक तरह से जंप मारने के लिए एक एस्पिरेशन लेकर के आगे चल रहा है, तो भारत में मैसिव इन्वेस्टमेंट आएगा। यूरोप में देखिए स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं, यूएस के अंदर भी देखिए डेट टू जीडीपी रेशियो मैसिवली आगे जा रहा है, कर्ज के बहुत संकट यूएस जैसी अर्थव्यवस्था के ऊपर है। भारत एक बहुत लुक्रेटिव इस समय पर जगह पर प्लेस है जहाँ पे बहुत ही कॉम्पिटिटिव आप कह सकते हैं कि पॉलिसी एनवायरनमेंट है, प्लस बहुत ही एक तरह से इकोनॉमिक मैन पावर अवेलेबल है, स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है, तो वही एक पॉलिसी कैसे ग्रैब किया सके इस बात पर फोकस। दूसरा इंपॉर्टेंट फोकस जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्लियरली था वो ये था कि हम कैसे टीम स्पिरिट के साथ काम कर सके। उन्होंने बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल दिया कि जो 100 साल के अंदर एक जो बड़ी महामारी जो पूरी दुनिया भर ने झेली है, तो भारत ने भी कोविड की महामारी को टीम स्पिरिट के साथ में हराया है। वैसे ही हमें एक तरह से टीम स्पिरिट के साथ में सेंटर और स्टेट को एक साथ आना पड़ेगा और एक तरह से एक टीम की तरह से काम करके हमें 2047 तक विकसित भारत बनना पड़ेगा। कई सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं स्टेट की, कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट से सीख सके, जहां तक बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात आती है, और जाहिर सी बात है कि कैसे एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना सके, कैसे स्टेट का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो वो आपस में एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ में आगे जा सके, जिससे कि वो एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सके। उस बात पर एक कहीं ना कहीं फोकस रहता हुआ दिखा इस मीटिंग की। अगर हम बात की जाए तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सेंटर और स्टेट एक साथ आते हैं, मंथन करते हैं, और जो लक्ष्य एक ही था इस मीटिंग का, लब्बो-लुबाब यही था कि कैसे 2047 तक विकसित भारत बनाया जा सके, क्योंकि भारत एक बहुत ही बेहतरीन जगह पर प्लेस है इस समय पर अगर आप दुनिया भर के अंदर देखेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसी बड़ी बात को हाईलाइट किया कि जियोपॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एआई डोमिनेट कर रहा है, तो ये तमाम एरिया में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत कैसे लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकता है, इस बात पर हम सबको मिलकर के सोचना चाहिए। तो नीति आयोग की जो ये मीटिंग रही गवर्निंग काउंसिल की, एक तरह से इसमें कह सकते हैं बहुत बड़ा विजन देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का, कैसे स्टेट और सेंटर एक साथ काम कर सकें विकसित भारत बनाने की दिशा में। बिल्कुल अरुण, वर्कफोर्स को लेकर जब हम देख रहे हैं कि देश और राज्य मतलब साफ तौर पर जो केंद्र है और राज्य है वो एक साथ मिलकर आगे बढ़े, इसके लिए किस तरह की रूपरेखा और किस तरह के दिशा निर्देश इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े संबोधन से निकलकर सामने आए हैं? देखिए, वर्कफोर्स को लेकर इस बात को हम जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो बजट में जो अनाउंसमेंट किए गए हैं वो कहीं ना कहीं देश के जो यूथ को, देश के जो स्किल्ड मैन पावर या फिर स्किल्ड जो ट्रेनिंग होती है, इस इकोसिस्टम को बहुत मैसिवली बूस्ट करते हैं।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात को इस बैठक के अंदर हाईलाइट किया कि इंडिया इज अ यूथफुल कंट्री, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि 65% से भी ज्यादा की आबादी ऐसी है जो 35% से कम है। एक यंग इंडिया के तौर पर दुनिया उसको देखती है और एक बहुत बड़ा स्किल्ड मैन पावर का कैपिटल के तौर पर भारत भी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पूरी जो दुनिया है वो आकर्षित है भारत के वर्कफोर्स के लिए, बिकॉज इकोनॉमिक वर्कफोर्स भारत प्रोवाइड करता है। भारत का फोकस है कि कैसे स्किलिंग और रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के माध्यम से अपने वर्कफोर्स को तैयार कर सके। रिसेंटली बजट में जिस तरह के अनाउंसमेंट किए गए थे वो एक तरफ हमारे यंगस्टर्स को इंसेंटिवाइज करता है, तो दूसरी तरफ हमारे जो वर्कफोर्स है उनको कहने की अपग्रेड, उनकी स्किलिंग और अपस्किलिंग पर भी फोकस करता है। तो एक तरह से जो जॉब का जो नेचर है इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमीज के अंदर या टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेकेड के अंदर काफी हद तक चेंज होने जा रहा है। बिकॉज हम एआई का भी जिक्र है जो है काफी डोमिनेंटली हर मंथनों में, हर मीटिंग के अंदर इसका डिस्कशन होता है। एआई की वजह से कैसे जॉब्स का नेचर चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो अपने आप को अपस्किल, रीस्किल कर सकें, जिससे कि वो एक तरह से कॉम्पिटिटिव बने रह सके। और भारत एक, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बहुत लुक्रेटिवली प्लेस्ड है और भारत एक तरह से कॉम्पिटिटिव और इकोनॉमिक मैन पावर देता है दुनिया को। तो वही दूसरी तरफ कैसे भारत एक एक्सपोर्ट हब बन सके, एक एक्सपोर्ट कैपिटल, एक स्किल कैपिटल बन सके दुनिया भर के लिए, उस बात पर भी फोकस है। तो जाहिर सी बात है कि हम इस बात को जानते हैं कि रूरल एरियाज के अंदर, टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स के अंदर जो यंगस्टर्स की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटीज है, वो उनको कैसे बल मिल सके। साथ ही जिस स्टार्टअप कल्चर देश के अंदर बनाया गया है, हम इस बात को जानते हैं कि आप देखिए कि लगभग 150 के आसपास यूनिकॉर्न इस देश के अंदर है। और एक तरह से जो यूनिकॉर्न्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो मैसिवली जॉब क्रिएट करते हैं। भारत की जो एक तरह से रीढ़ कही जाती है अर्थव्यवस्था की, वो देश की एमएसएमई कही जाती है कि मैसिवली जॉब क्रिएट करती है। लेकिन कैसे इनके स्किल सेट को कैसे अपग्रेड किया जा सके, रीस्किल किया जा सके, अपस्किल किया जा सके, इस बात पर फोकस। और अगर विकसित भारत बनाना है तो कैसे हम लोग जॉब बेस्ड नॉलेज, इनोवेशन और स्किल रिसर्च में एक तरह से अपने डोमिनेंस को स्थापित कर सके, इस बात पर फोकस। तो जाहिर सी बात है एक अच्छा खासा सेगमेंट हम कह सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एम्फेसिस रहा वो यंगस्टर्स, यूथफुल कंट्री, और कैसे भारत अपने यंगस्टर्स को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उसको कैसे यूटिलाइज करके भारत विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, इस बात पर क्लियर फोकस प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी। अरुण, अंतर्राष्ट्रीय निवेश को अनुकूल बनाना, इस पर हम देख रहे हैं बहुत फोकस किया जा रहा है साफ तौर पर, क्योंकि उभरती हुई अर्थव्यवस्था लगातार हम देख रहे हैं कि भारत की है। ऐसे में जो मार्केट सेट यहाँ की हम जब बात करते हैं तो ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ पर भारत अब की बार सबसे बड़ा बाजार लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब भारत का रुख कर रही हैं और पूरे देश की निगाहें भारत पर है। तो ऐसे में ये कितना बड़ा एक नया बेंचमार्क सेट करेगा जो आने वाले अगले दशक में, जो हम कह सकते हैं कि इसको भारत को एक बड़े बदलाव की ओर ले जाएगा? देखिए, सरकार ने पिछले 10 साल में मैसिव रिफॉर्म्स किए हैं। पीएलआई जैसे इनिशिएटिव को लेकर के आया, जिससे कि जो कॉर्पोरेट को इंसेंटिवाइज किया जाए, जिससे कि वो अपनी कैपेसिटीज को एनहांस करें। आज की तारीख में आप देखिए कि जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि कैसे जियोपॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ग्लोबली, और इसमें हमने ये भी देखा कि आप देखिए कि चाइना जैसे देशों से कई बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स अपनी कैपेसिटीज को वाइंड अप करके भारत जैसे देश की तरफ रुख कर रहे हैं। आप देखिए एप्पल, देखिए भारत ने अपनी कैपेसिटी सिर्फ लगा ही नहीं रहा है, बढ़ा भी रहा है। फॉक्सकॉन जैसी कंपनी जो कि सेमीकंडक्टर्स में है, वो अपनी कैपेसिटीज को एनहांस करने के बारे में सोच रहा है। टाटा देखिए डिफेंस और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र के अंदर, एआई के क्षेत्र के अंदर अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा रहा है। तो ग्लोबल कंपनीज भारत में अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कौन सा स्टेट इन इन्वेस्टमेंट को कैप्चर और इस मार्केट को टैप कर सकता है, इसमें स्टेट कैसे कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ में, हेल्दी कॉम्पिटिशन के साथ में आगे आ सकते हैं, अपनी पॉलिसी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस बात पर कहीं ना कहीं फोकस। और जाहिर सी बात है कि भारत की जहां तक हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो हाल में बजट के अंदर मैसिव अनाउंसमेंट किए गए। कॉर्पोरेट टैक्सेशन की बात कर लीजिए, जिसको बहुत ही कॉम्पिटिटिव रखा गया। अब ग्लोबली देखेंगे तो भारत की जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोक्रेसी है इस देश के अंदर, और यही वजह कि भारत एक तरह से बहुत लुक्रेटिव साउंड करता है, लुक्रेटिव है पूरी दुनिया भर के ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अगर देखा जाए तो उस लिहाज से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है। अगर 3 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन की छलांग मार रहे हैं, विकसित भारत बनने के लिए जा रहे हैं, तो एक बात तो श्योर है कि मैसिव इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन कौन स्टेट इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकता है, वो स्टेट और सेंटर अगर साथ में मिलकर के काम करेंगे तो उसका लाभ एक तरह से स्कीम को मिलता हुआ दिखाई देगा, जो कि भारत की जो टीम है। बिल्कुल अरुण, जैसा कि हमने देखा है कि स्टार्टअप के हब के तौर पर भी अब भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी आगे बढ़ाने के लिए साफ तौर पर इस पर फोकस किया जा रहा है। क्या कुछ नीतियां इस पर भी बनती हुई नजर आ रही हैं कि आने वाले समय में कुछ सालों में स्टार्टअप इकोसिस्टम
अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस मानकों पर पहुंचेगा? देखिए, स्टार्टअप्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जैसे पेट इनिशिएटिव्स में है, क्योंकि इस बात को जानते हैं कि यंगस्टर्स को एक बेहतरीन इकोसिस्टम देना, तो स्टार्टअप्स बहुत जरूरी है। अभी देखिए, हाल में जो बजट में जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, जिस काफी लंबे समय से लोगों को दरकार थी वो अनाउंसमेंट जल्द हो स्टार्टअप क्षेत्र को, वो था एंजल टैक्स को लेकर के। एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया था। अब दरअसल देखिए, एंजल टैक्स होता क्या था, 2012 के अंदर एंजल टैक्स को लाया गया था, और एंजल टैक्स में होता ये था कि कोई अगर इन्वेस्टर एंजल इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता था, तो वो स्टार्टअप की वैल्यूएशन के लिहाज से उसको 30% तक का जो एंजल टैक्स देना पड़ता था, तो क्योंकि उसको जो वो इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता था, इनकम माना जाता था। तो इस तरह के कई सारे रोड ब्लॉक थे स्टार्टअप की राह के अंदर, जिसको जैसे ईज आउट किया गया है, बेहतरीन बनाया गया है, और यही वजह है कि स्टार्टअप के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को क्रिएट किया गया है। स्टार्टअप के लिए मैसिवली आप देखेंगे कई जगह पे टैक्स इंसेंटिव किए गए हैं, तो वहीं जैसे एंजल टैक्स जैसे जो जिसको डेविल टैक्स कह सकते हैं, वो एक तरह से उसको एबॉलिश किया गया है। तो इस लिहाज से स्टार्टअप इकोसिस्टम जाहिर तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, देश के अंदर लगभग 150 के आसपास यूनिकॉर्न हो चुके हैं। अब भारत केवल यूनिकॉर्न बनाने पर फोकस नहीं कर रहा है, डेकाकॉर्न बनाने पर फोकस कर रहा है, 100 बिलियन वैल्यूएशन को अचीव करने के ऊपर फोकस कर रहा है। और यही वजह है कि 10 साल के लिए स्टार्टअप क्रिएट हुआ है, स्टार्टअप कल्चर आया है। तो आज हर 9 to 5 में काम करने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं स्टार्टअप जरूर करूं, क्योंकि इकोसिस्टम इसका बेहतरीन हुआ है, पॉलिसी रिलैक्सेशन हुआ है, इस वजह से स्टार्टअप कल्चर बनता हुआ दिखाई दिया है। और वो वही एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। जहां तक बात आती है कि क्या कुछ पॉलिसी बनी है, जी नहीं, पॉलिसी नहीं बनी है, लेकिन स्टेट और सेंटर जो साथ में मिलकर के काम करते हैं, इस तरह की बेस्ट प्रैक्टिस को समझते हैं कि अगर इस स्टेट के अंदर क्या पॉलिसी है कि स्टार्टअप कल्चर ज्यादा बेहतरी के साथ बन रहा है, और इस स्टेट में क्या वो अपॉर्चुनिटीज है कि इस क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सकता है, तो उन चीजों पर फोकस है। आज की तारीख में आप देखिए कि बिहार के जो बने हुए जूते हैं वो रशियन आर्मी पहन रही है। आप देखिए कि यहाँ पे जो बने हुए हमारे जो मैंगोज हैं वो विदेशों में जा रहे हैं। तो तमाम जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग या जो प्रोडक्ट्स है वो विदेशों में जा रहे हैं, क्योंकि एक तरह से बड़ा ब्रांड बन के भारत निकल रहा है, और एक बेहतरीन के साथ में हम लोग प्रोडक्ट को जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के साथ में प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। वही एक बड़ा फैक्टर निकल करके आता है यहाँ से हमें स्टार्टअप की बात की। निश्चित तौर पर अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण और 2047 तक के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम नीतियां यहां से बनती हुई नजर आ रही हैं, और यही नीतियां हैं जो इस देश को और साफ तौर पर इसकी अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जाने में कारगर साबित होंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। PIB के फैक्ट चेक विभाग ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के दावे को भ्रामक करार दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक के दौरान उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था। PIB ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा कि ये दावा भ्रामक है। घड़ी के मुताबिक उनके बोलने का समय समाप्त हो चुका था, यहाँ तक कि इसका संकेत करने के लिए घंटी भी नहीं बजाई गई। पश्चिम बंगाल की CM के बोलने की बारी लंच के बाद आनी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें स्पीकर के रूप में शामिल किया गया, क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था।
और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में चल रही नीति आयोग की बैठक से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मीटिंग में बोलने के दौरान उनका माइक बंद कर दिया गया। ममता बनर्जी के आरोप पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पलटवार। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का माइक बंद करने का आरोप गलत है। सबको उचित समय दिया गया था, उनको सच बोलना चाहिए। Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, was here attending the Niti Aayog meeting, which is being under the chairmanship of Honorable Prime Minister. We all heard her even as she spoke. Every Chief Minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media, or conveyed through the media, that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. If they wanted an extra time, when the meeting, which is being chaired by the Prime Minister, but the organizing of the meeting is being done by Senior Minister Shri Rajnath Singh, Raksha Mantri ji. At the end of the time of allotted time of the Chief Minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. It has been done for all Chief Ministers. But it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true. And it is unfortunate because we were quite happy that she participates in this meeting, puts forth her case, speaks for West Bengal, and as she said in the meeting, she spoke for all the opposition. But even as she was doing it, and we were hearing, as per the procedure, if she is reminded that her time is over, even with the mic on, she could have requested that she is going to continue speaking like some other chief ministers did. She could have continued speaking as long as she wanted, like some chief ministers did. But she chose to use that as an excuse so that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. और वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नीति आयोग में बोलने के दौरान माइक बंद किए जाने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का पलटवार। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह की अफवाह फैला रही हैं। नीति आयोग में सबको बोलने का अधिकार है। देखिए, कहीं ना कहीं इस समय माहौल बिगड़ा हुआ है। कोई कहता कि पार्लियामेंट में मेरी माइक बंद कर दी जा रही है, कोई कहता मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक अफवाह, जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं नीति आयोग की बैठक में सभी मुख्यमंत्री बैठते हैं, सभी अपनी बात रखने का उनका अधिकार होता है। लेकिन अब आपका मन ना पड़े तो आप बोल दो कि मुझे बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो ये बड़ा गलत विषय। और वहीं केंद्रीय बजट में पश्चिम बंगाल की अनदेखी के आरोपों को भाजपा ने खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब दिया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि देश की आबादी में लगभग 7.5% की भागीदारी के बावजूद वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए घरेलू वस्तुओं पर जीएसटी में पश्चिम बंगाल का योगदान मात्र 4.11% है। ये दिखाता है कि राज्य की आर्थिक हालत कमजोर है। इस संग्रह में भी सीजीएसटी का अंश मात्र 19,267 करोड़ है। जीएसटी संग्रह के बाकी अंश जैसे एसजीएसटी या राज्य के सेस आदि की मदद में मिलने वाला राजस्व खुद राज्य को ही जाता है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वित्त वर्ष 2022 से 23 में देश के प्रत्यक्ष कर संग्रह में पश्चिम बंगाल का योगदान केवल 3.46% रहा, जबकि केंद्र सरकार करों के हस्तांतरण के अंतर्गत 7.53% और अनुदान की मदद से 8.51% राजस्व साझा करती है। इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार राज्य में
जितना एकत्र करती है उससे कहीं अधिक उसे देती है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के बजट दस्तावेज ही दिखाते हैं कि वित्त वर्ष 2018 से 19 से 2023 और 24 की अवधि में राज्य को कुल केंद्रीय वित्त पोषण राज्य के स्वयं के राजस्व से लगभग 31% अधिक रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि ममता बनर्जी द्वारा बार बार दोहराई जाने वाली झूठी कहानी में कोई दम नहीं है। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा रही है। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को वित्तीय संकट से बाहर निकालने के लिए जो भी आवश्यक है वो कर रही है। और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पत्र में ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की बहाली के लिए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में अघोषित आपातकाल है और मौलिक अधिकार बस एक सपना बनकर रह गया है। अधीर रंजन चौधरी ने पत्र में लिखा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति लोकतांत्रिक समाज के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने लिखा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल के क्रूर रवैये के कारण पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति है। राज्य सरकार का विरोध करने वाले विपक्षी दलों के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी विरोधी दलों पर हुए अत्याचार का जिक्र किया गया है। इसमें न केवल बहुत से लोगों की जान गई बल्कि रोजी रोटी से भी हाथ धोना पड़ा। अधीर रंजन चौधरी ने संदेश खाली की घटना के साथ साथ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुर्शिदाबाद में दंगे कराए जाने का भी उल्लेख किया ताकि वोटरों का ध्रुवीकरण हो सके। पत्र में सत्ताधारी टीएमसी द्वारा विरोधी दलों से जुड़े लोगों पर अत्याचार की कई घटनाओं का भी हवाला दिया गया है। और पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि बंगाल में अराजकता की स्थिति देखने को मिल रही है। उन्होंने टीएमसी पर जबरदस्ती चुनाव जीतने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र की ओर से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, इसलिए कुछ जगहों पर मतदान शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि हर जगह मतदान शांतिपूर्वक हुआ। बंगाल में हमें जिस तरह की अराजक स्थिति की सामना करना पड़ रहे हैं, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो। चुनाव होने के पहले बंगाल में पंचायत चुनाव हुई थी, नगर पालिका चुनाव हुई थी, हमें वोट देने का मौका नहीं मिला। नामांकन भरने भी मुश्किल होने पड़े हमें। और चुनाव के बाद, चुनाव के दिन, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद लूट और लूट, जबरदस्ती चुनाव में जीत हासिल किए जाते हैं। और उसके बाद पंचायत गठन करने के लिए भी इस तरीके की दहशतगर्द बंगाल के रीति रिवाज बन चुके हैं। और जिस दिन ये लोकसभा चुनाव हुई थी उस समय भी, उसके पहले भी ये जो दहशतगर्द ये बंगाल में बिल्कुल उसी तरह ही थी। और वहीं कांग्रेस नेता पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर यह भी आरोप लगाया गया कि विपक्षी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों को जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल कराया जाता है। यदि कोई उनकी बात मानने से इनकार कर दे तो उन्हें मार दिया जाएगा। जहां जहां विपक्ष लोगों की कोई नुमाइंदे होते हैं, चाहे पंचायत लेवल पे, ये नगर पालिका लेवल पे, जबरदस्ती उनको पार्टी में शामिल किया जाता है। पुलिस से डरा के, धमका के, मार के, पीट के, लालच दिखा के चलते रहते हैं। यही कोई बात अगर नहीं सुनते तो उनकी मौत की घाट उतार दिए जाते हैं। ये बंगाल में कोने कोने में इस तरह की दहशतगर्द की तस्वीर रोजाना हमें, आपको, सबको मिलता है। ममता बनर्जी की दिल्ली आते ही सद्दी बन जाते हैं और बंगाल जाते आम लोगों के ऊपर दहशतगर्द करना शुरू कर देते हैं। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में यमुना नदी पर 11 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं और जिसमें एक महत्वपूर्ण है असिता पूर्व परियोजना। 197 हेक्टेयर भूमि में फैले यमुना के इस डूबे हुए क्षेत्र को DDA ने विकसित किया है, जो 180 प्रवासी पक्षियों का घर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के जरिए असिता में वृक्षारोपण किया। मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना,
एनजीटी के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव, दिल्ली के प्रमुख सचिव नरेश कुमार और डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा मौजूद रहे। असीतापुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के जरिए वृक्षारोपण किया। असीता पूर्व यमुना के बाढ़ प्रभावित मैदानों में इकोसिस्टम बहाल करने और पूर्वी दिल्ली के बाशिंदों को सांस लेने योग्य बनाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने विकसित किया है। वृक्षारोपण के लिए आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूरे पार्क का भ्रमण किया, पेड़ पौधों की जानकारी ली। करीब 250 की संख्या में आई स्कूली बच्चों के साथ एक पेड़ अपनी मां के नाम के जरिए संवाद किया। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था और देश के हर नागरिक के लिए संकल्प है, बहुत जोर शोर से हम चर्चा कर रहे हैं इसको, बहुत ही जबरदस्त है। उपराष्ट्रपति ने पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के प्रति आगाह किया। संवाद में उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा सांसदों को पेड़ लगाने की अपील का भी जिक्र किया। उपराष्ट्रपति के साथ एलजी विनय सक्सेना ने भी पेड़ लगाए और हरित दिल्ली का संदेश दिया। आंकड़ों की माने तो दिल्ली में कुल 26,000 एकड़ की हरियाली है, जिसमें 16,000 एकड़ डीडीए की तरफ से स्थापित और संरक्षित हैं। अभियान के जरिए दिल्ली में आज के दिन 11,000 पेड़ लगाए गए हैं। आज के दिन डीडीए में पूरे दिल्ली वर्ष में तकरीबन 11,000 पेड़ लगाए गए हैं इस कैंपेन के तहत। और इससे मैं साथ में ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जहाँ तक 26,000 एकड़ की हरियाली है, उसमें 16,000 से ज़्यादा एकड़ की हरियाली डीडीए के द्वारा स्थापित की गई है और उनका देखरेख डीडीए ही कर रही है। और उसी कड़ी में ये एक और कोशिश है कि कैसे हम दिल्ली के अंदर हरियाली को और बढ़ाएं। पर्यावरण की सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित एक पेड़ अपनी मां के नाम अभियान को पूरे देश में गति मिल रही है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साहस और प्रतिबद्धता के बल पर देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का जिम्मा सीआरपीएफ के पास है। देश का सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स आज 86वें स्थापना दिवस अपना मना रहा है। नई दिल्ली में आयोजित अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने बल के 24 शूरवीरों और मरणोपरांत वीरता पदक प्राप्त करने वाले 3 शहीदों की वीर नारियों को वीरता पदक से सम्मानित किया। सेवा और निष्ठा और राष्ट्र प्रथम के आदर्श वाक्य के बल पर देश के सबसे पुराने और प्रीमियम अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ लगातार देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस के मौके पर गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मुख्य अतिथि के तौर पर नई दिल्ली स्थित शौर्य सीआरपीएफ अधिकारी ट्रेनिंग संस्थान में सीआरपीएफ के 24 बहादुर जवानों को असाधारण वीरता और पराक्रम के लिए पुरस्कृत किया। इनके साथ 3 शहीद सैनिक की पत्नी वीर नारियों को मरणोपरांत दिया गया। J&K के टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, नक्सलवाद एरिया के LWE एक्सट्रीमिज्म में पिछले 80 सालों से देश की कानून व्यवस्था में सीआरपीएफ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस विशेष मौके पर सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल ने कहा कि सीआरपीएफ के बल ने अपने शौर्य और पराक्रम के दम पर आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद तक डटकर मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि इस फोर्स को देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बेहतर पुलिस बल बनाने का लक्ष्य है। जिस तरीके से फोर्स तैयारी कर रही है कि जैसे अगर कोबरा को बोला जाए कि नक्सलियों के खिलाफ, तो कोशिश ये है कि वो देश की ही नहीं, विश्व की सबसे अच्छी जंगल वॉरफेयर की फोर्स बने। टेररिस्ट से लड़ने के लिए जो कश्मीर में, जम्मू में सीआरपीएफ डिप्लॉयड है, उसमें हम लोग ने हर जगह QATs बनाई हैं, हर बटालियन में। तो उनकी भी क्षमता जो है वो भी अर्बन वॉरफेयर और उस तरह के टेररिज्म से लड़ने की बेस्ट होनी चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना आजादी से पहले 1939 में अंग्रेजों ने की थी। तब इस बल का नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद में एक अधिनियम लाकर इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। केवल एक बटालियन से शुरू आज यह 248 वाहिनियों के साथ एक बड़ा संगठन बन चुका है। हमारे देश की एकता
अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने बेजोड़ और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने अदम्य साहस, असाधारण वीरता और पराक्रम के बूते पर बल के बहादुर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की रक्षा करी और लक्ष्य को पूरा किया और विजयी रहे। भावना नैयर के साथ कैमरामैन जगमोहन, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने आंध्र प्रदेश में आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2024 से 25 का बजट विकसित भारत का बजट है, जिसमें देश के आर्थिक विकास के साथ ही आंध्र प्रदेश के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। बजट इज फोकस्ड विकसित भारत। This budget is for leading towards our nation towards 2047. In 2047, our country will be the progressive country, our country will be the global leader. So for that, the Amrit Kaal, this budget traveling towards that. This Union Budget 2024-25 announcement to support the boost of the economic growth as well as the support of Andhra Pradesh. और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने केंद्रीय बजट 2024 से 25 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट की खास बातें बताईं। उन्होंने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में बताया कि बजट कांग्रेस के समय से 3 गुना ज्यादा है, मध्यम वर्ग और किसान केंद्रित है। उन्होंने बताया कि बजट में उत्तर प्रदेश के लिए क्या खास है। अरुण सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में कहा कि सरकार और संगठन में सब ठीक है। काशी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हैं, केंद्रीय बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अरुण जी, ये काशी में खास क्यों आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजट? देखिए, पूरे देश भर में ये बजट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस और सम्मेलन हो रहा है। आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट संसद में पेश किया गया है। वह बजट रोजगार परक भी है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने वाला है और गरीब और किसान के कल्याण के प्रति वह केंद्रित बजट है। आपको मालूम है कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2013-14 में यूपीए की, तो उस समय कुल मिलाकर के जो बजट का साइज होता था 16 लाख करोड़ रुपए, जो एक्सपेंडिचर का साइज। आज मोदी जी के नेतृत्व में 48 लाख करोड़ रुपए वह एक्सपेंडिचर है, मतलब 3 गुना खर्चा जो लोगों को मदद करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए खर्च होंगे। जल जीवन मिशन में भी आवंटन बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या क्या खास है? चूंकि आप काशी में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, क्या क्या खास है? जब यूपीए की सरकार थी उस समय 1109 करोड़ रुपए एवरेज रेलवे को मिलता था। इस बजट में 19,848 करोड़, 18 गुना अधिक रेलवे को मिल रहा है। सरकार और संगठन मिलकर कार्य कर रहा है यूपी में, और आगे जो आने वाले चुनाव हैं उनमें मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने रायपुर में बजट पर चर्चा के दौरान मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट गरीबों को सहायता देने, एमएसएमई को बढ़ावा देने वाला और देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाला बजट है। बजट में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर विशेष फोकस किया गया है। एक अच्छी स्कीम स्किल डेवलपमेंट के लिए लाई गई। स्किलिंग आज के देश की रिक्वायरमेंट है, और इस स्किलिंग करने के लिए आज देश में हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आईटीआई चलाई जाती है। देखो, एक बार हम कहते हैं, बात करते कि एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, दूसरी जगह पे आज नेशनल सर्विस पोर्टल पर जाके आप देखो कितनी नौकरियां ओपन हुई है।
और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आंध्र प्रदेश में आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में बजट में गरीबों के कल्याण और बेरोजगारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत करीब 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा रही है। तो वहीं इस बार के बजट में युवाओं के लिए प्रशिक्षण के साथ ही छात्रवृत्ति का भी प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर ये भविष्य का बजट है। World's largest food security scheme, Pradhan Mantri Garib Kalyana Anna Yojana, benefiting more than 80 crore people. Our priority is particularly on employment, skilling, MSME, middle class. So overall our priority is productivity and resilience in agriculture, employment and skilling, inclusive human resource development and the social justice, manufacturing and service, urban development and energy security. और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। क्यों प्रधान जी बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। 46 वर्षों के बाद खुला भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार। आखिर कितना खजाना है श्री जगन्नाथ के रत्न भंडार में? रत्न भंडार के भीतरी तहखाने को क्यों खोलना पड़ा ओडिशा सरकार को? सरकार कैसे कराएगी तहखाने के खजाने की गिनती? देखिए पूरी जगन्नाथ धाम से स्पेशल रिपोर्ट रत्न भंडार का रहस्य आज शाम 5:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय बजट 2024 को भविष्यवादी बजट बताते हुए कहा कि स्टार्टअप, रोजगार जैसे विषयों पर विशेष बल दिया गया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि बजट में गरीब और युवाओं के सर्वांगीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है। अपने परंपरागत काम को छोड़कर बाहर जॉब की तलाश करने वाले युवाओं के लिए विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही है, जिससे रोजगार के साथ ही उनके परंपरागत काम को पहचान भी मिल सके। The Mudra loan scheme, which began about 7-8 years ago, the limit has been increased from 10 lakh to 20 lakh. Now the youth can avail of Mudra loan, and there is something like model skill loan up to rupees 7.5 lakh. He can avail that. Then he can do his skill training with a stipend. Then depending upon his area of work, those families are now getting obsolete because the youngsters were moving out because of no income there. They will get support from government and they will get paid to train themselves. So that's why I'm saying this is going to be a futuristic budget with a lot of emphasis on the new areas of work. केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बजट फॉर विकसित भारत के तहत मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने बजट फॉर विकसित भारत से जुड़ी चर्चाओं में भाग लिया। उन्होंने कहा कि बजट में उत्तर पूर्व के लिए विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया है ताकि उत्तर पूर्व में नए आर्थिक अवसर पैदा हो सके। Honorable Prime Minister has directed not only we should confine to roadways and railways and airways, but we should go for the waterways. That is why Bangladesh Protocol road has been opened. Global market has been made accessible to the people of Northeast. So this is the reason why budget provision is created like this. It is not that we are simply staying in a landlocked state or region. Nowadays, this particular area has been focused in such a manner that it has become easily accessible. और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन में फेरबदल करते हुए किसान नेता से राजनेता बने राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को राजस्थान का नया प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मदन राठौड़ ने जिम्मेदारी नया का दायित्व देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। नई जिम्मेदारी के विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की राजस्थान भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से। भारतीय जनता पार्टी ने मदन राठौड़ को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है राजस्थान का, और इन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी न केवल ली है बल्कि राज्य में पार्टी का किस तरह से प्रसार होगा और किस तरह कार्यकर्ताओं में जोश, जज्बा और जुनून पैदा होगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मदन राठौड़। सर, सबसे पहले आपको बधाई। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने आप पर विश्वास जताया है। तो उन्होंने विश्वास जताया तो फिर मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। प्रतिक्रिया तो और क्या होगी, जो उन्होंने दायित्व दिया है सिपाही के नाते मैं उस दायित्व का निर्वहन करूंगा। मदन राठौड़ को सहज, सरल स्वभाव और बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना जाता है। किस तरह आप इतनी जो जनता की अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना, सरकार और संगठन का तालमेल बनाना, इनको पूरा करेंगे? देखिए, हम वरिष्ठ जितने भी वरिष्ठ हमारे नेता हैं उन सब से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त करेंगे। लोकसभा चुनाव में आपकी मेहनत को पार्टी ने देखा और आपको अब इसका फल मिला है, तो उन कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं और उम्मीद भी है? कार्यकर्ताओं को तो संघर्षशील रहना ही है, धैर्य भी रखना पड़ता है, तो दोनों ही रखेंगे तो पार्टी तो सब देखती है कि हर कार्यकर्ता को काम मिलेगा और हर काम के लिए कार्यकर्ता उपलब्ध रहेगा। ये व्यवस्था हमको सुनिश्चित करनी है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्देश है उसके अनुसार हम संगठन को और कैसे शक्तिशाली बना सकें। अब आप एक बड़ी जिम्मेदारी पे आ गए, तो कौन सा मुद्दा प्राथमिक रहेगा जो किसानों के कल्याण के लिए रहे? देखिए, किसानों के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। शुरुआत में आप देखें तो मृदा परीक्षण किया, फिर MSP कितनी बार बढ़ाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया, यही नहीं बीमा कराया, ई-नाम योजना दी। किसान के लिए तो बहुत कुछ किया है और भी कर रहे हैं। सोजत की जो मेहंदी है वो विश्व प्रसिद्ध है और आप वहीं के वासिंदे हैं, तो उम्मीद ज़्यादा है आपसे। सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, वैसे तो मेहंदी और जगह भी है, लेकिन इसका निर्यात हम लोग करते हैं, हमारे इलाके के लोग करते हैं, तो उसको प्रोत्साहित किया है, उसको उचित मूल्य मिले इसकी भी चिंता करी है। ये पहली बार हुआ है, पहले कभी भी किसी ने चिंता नहीं की थी मेहंदी के बारे में। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, जिनका मानना है कि पार्टी ने उनको जो जिम्मेदारी दी है उसे न केवल पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करेंगे, बल्कि गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए नई नई नीतियां और योजनाएं बनवाने में सरकार को मार्गदर्शन भी करेंगे। मेरे सगी कैमरामैन AK के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और उधर जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर मच्छल सेक्टर के कामकारी में एक अग्रिम सैन्य चौकी पर अज्ञात लोगों द्वारा गोलीबारी की घटना में 5 जवान घायल हो गए। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी व्यक्ति मारा गया। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। और कर्नाटक में रामनगर जनपद का नाम बदलने के राज्य सरकार के फैसले पर भाजपा ने प्रहार किया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को भगवान राम के नाम से एलर्जी है। ध्यान रहे कि राज्य सरकार ने रामनगर जनपद का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने को मंजूरी दी है। सिद्धरामैया सरकार के इस फैसले पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा का कहना है कि राम सेतु से लेकर रामलला प्राण प्रतिष्ठा तक कांग्रेस और उसके सहयोगी हर जगह राम नाम का विरोध करते हुए देखे गए हैं। भाजपा ने पूछा है कि कांग्रेस को एकता और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक भगवान राम से इतना बैर क्यों है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ही नहीं, उसके सहयोगी भी ऐसी ही मानसिकता दिखाते रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी इंद्रधनुष के लिए बांग्ला शब्द रामधेनु को बदलकर रंगधेनु कर दिया था। ये दिखाता है कि भगवान राम के विरोध में कांग्रेस और उसके सहयोगी मातृभाषा से भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत क्यों है? कर्नाटका में जहां पर खटाखट लूट चल रही है, मूडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, एक के बाद एक स्कैम, वहां पर जन समस्याओं को सुलझाने के बदले रामनगर का नाम बदल दिया गया।
ऐसा क्यों किया गया? रियल एस्टेट के दोस्तों को मदद पहुंचानी है, उनसे कुछ लेना देना है, या प्रभु श्री राम के प्रति इतनी उदासीनता और नफरत है? और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय भाजपा कार्यालय में बैठक शुरू होने वाली है। और हमारे साथ इसी पर शैलेंद्र मिश्रा जो कि हमारे सहयोगी है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी, क्या हलचल, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी हो, इसके साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ये बैठक होगी जिसमें हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। 5:30 बजे के बाद ये बैठक प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में मौजूद रहेंगे। आज और कल ये बैठक होनी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि नीति आयोग की बैठक के बाद आज ये बैठक शुरू हो रही है। और दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि राज्यों में जमीनी स्तर पर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो कैसे तेजी से और आगे बढ़े, लागू हों। बीजेपी शासित राज्यों में उनकी प्रगति की जो रफ्तार है वो तेज हो, उस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि बीजेपी लगातार समीक्षा करती रहती है और राज्यों से फीडबैक लेती रहती है। और मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में पिछली बार ये कहा गया था कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि जो राज्यों की जो खास योजनाएं हैं उसका दूसरे राज्य उससे प्रेरणा लेकर वैसी योजनाएं अपने यहाँ लागू करें। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तब ये बैठक औपचारिक तौर पर शुरू होगी। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव की जीत के बाद ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा उप मुख्यमंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं और कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं। और बजट भी हम जानते हैं कि बजट पेश होने के बाद केंद्र में ये बैठक हो रही है। तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से भी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस बैठक में शैलेंद्र किन किन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा सकता है? क्या जो स्थितियां रही हैं तमाम राज्यों की और लोकसभा के बाद के जो चुनाव के बाद के जो नतीजे आए हैं उसके बाद से, तो क्या इस पर भी मंथन हो सकता है कि क्या कुछ आगे रणनीति बन सकती है? जी, निश्चित तौर पर राज्यों के चुनावी नतीजों में जिन राज्यों ने शानदार प्रदर्शन किया और कुछ राज्य अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए बीजेपी की सीटों के लिहाज से, क्या कुछ कारण रहे उस पर भी हो सकता है कि चर्चा हो। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर होगी कि मोदी सरकार की योजनाओं की रफ्तार किस तरह से राज्यों में मिली है और क्या कुछ वहां से फीडबैक है, उन पर जरूर बातचीत होगी, जिससे कि आगे उस पर और कैसे काम किया जा सके और संगठन के साथ मिलकर जनता के बीच कैसे योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है, उस पर निश्चित तौर पर चर्चा हो। कौशल विकास को लेकर और रोजगार को लेकर बहुत फोकस किया गया है बजट में भी। क्या इस बात को लेकर भी यहाँ पर आगे की रणनीतियां बनती हुई नजर आ सकती हैं? क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि युवाओं को लेकर और उनके सशक्तिकरण को लेकर तेज गति से सरकार आगे बढ़ते हुए काम कर रही है। देखिए, राज्यों को जो आवंटन हुआ है, अलग अलग राज्यों को हम जानते हैं कि बजट में प्राथमिकता दी गई है, तो निश्चित तौर पर यह बात हो सकती है कि पर्याप्त पैसा राज्यों को दिया गया है, वो तेजी से जमीनी स्तर पर उस पर लागू हो और उस पर जनता को लाभ मिले, उस पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में साफ तौर पर शैलेंद्र, जैसा कि हमने देखा कि जो तमाम स्थितियां हैं और ऐसे में बजट में भी तमाम प्रावधान अब की बार किए गए हैं, उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री तो हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो कोई नई रणनीतियां यहाँ से बनती हुई नजर आ सकती हैं। निश्चित तौर पर देखिए, आप बैठक जब होती है जहां जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं तो विस्तार से चर्चा होती है। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक 2 दिनों तक चलनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन होगा, जेपी नड्डा का मार्गदर्शन होगा, तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि विस्तार से योजनाओं पर चर्चा होगी। क्या कुछ राज्यों में हो रहा है उसका फीडबैक भी लिया जाएगा, जो आवंटन हुआ है बजट में उस पर भी चर्चा होगी, राज्यों की योजनाओं पर चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर विस्तार से सभी चीजों पर चर्चा होने की उम्मीद है। चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक और इसमें मुख्यमंत्री और तमाम प्रदेश के यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में अब ये जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा और इससे जुड़ी हुई जो तमाम बड़े हाईलाइट्स पॉइंट्स जो निकलकर सामने आएंगे, बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी, वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ में रिक्तियों का 10% पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया है। ये जानकारी केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि भविष्य में अनुभवी और अनुशासित 10% अग्निवीरों को सीआरपीएफ में शामिल किया जाएगा।
आज इस बल में आपके यहाँ कोबरा, RAF, SDG, VIP सिक्योरिटी विंग जैसे सब स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी में सब बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और समय बदलता जा रहा है और चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। भविष्य में इन्हीं बलों में अनुभवी और अनुशासित अग्निवीर का भी इंडक्शन होगा 10% के करीब। ये गर्व की बात है कि CRPF एक स्पेशल फोर्स है जो हर प्रकार का विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। J&K के टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, नक्सलवाद एरिया के LWE एक्सट्रीमिज़म में पिछले 80 सालों से देश की कानून व्यवस्था में CRPF का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस समय बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बचाव कार्य के लिए NDRF की टीम तैनात है और लगातार लोगों को इस आपदा से बाहर निकालने का काम कर रही है। हमारे संवाददाता योगेश ने बचाव कर्मियों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। लगातार हो रही बारिश और कुछ नदियों के उफान पर आने की वजह से कोल्हापुर के कई गांवों में पानी आ गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं अंबेवाड़ी गांव में इस वक्त हम हैं, जहां पे पूरी जो सड़क है जो कि शहर से जोड़ती है गांव को, पूरी तरीके से आपको जलमग्न दिख रही होगी। पानी की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, काफ़ी तेज़ बहाव है यहाँ पर। जो पंचगंगा नदी है उसका जो जल है वो उफान के बाद आने के बाद जो है इन सब जगहों पर पूरा पानी आ गया है। NDRF की टीम यहाँ पर 24 घंटे जो है वो नज़र लगाई हुई है। किस तरीके से आप ऑपरेशन यहाँ कैरी आउट कर रहे हैं? कोल्हापुर में पंचगंगा नदी का जो अपना डेंजर लेवल है 43 है और ये ऑलरेडी अभी आज के टाइम में 47 पर पहुंच चुकी है। और जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, अंबेवाड़ी हुआ जहाँ पर कि आप अभी यहाँ से आगे प्रेजेंट हैं, वडुंगे हुआ, चिखली हुआ, तो ये सब काफ़ी डेंजर जोन में है और पानी का बहाव भी देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। NDRF की पहले एक टीम 1.5 महीना पहले से यहाँ पर आके रेकी करके लोगों को कम्युनिटी अवेयरनेस, किस प्रकार से बाढ़ में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी दिया है। NDRF की दूसरी टीम भी हमारी रात में आ चुकी है। कुल कितने गाँव हैं जो अभी तक फिलहाल इस तरह की जो दृश्य है इसके चपेट में है, पानी की चपेट में है? देखा जाए तो सबसे पहले अंबेवाड़ी है, वडुंगे है, चिखली है, ये बहुत ही ज़्यादा लो लाइंग है। और साथ में इधर जयंती नाला है, कलेक्टर ऑफिस के जस्ट एडजॉइनिंग महावीर नगर में भी कल 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं? जो लोग अंदर में फंसे हैं, कैसे आपको सूचना मिल रही है कि कुछ लोग अंदर फंसे हैं? क्योंकि कई बार लगता है कि लोग बाहर आते नहीं हैं किसी वजह से, या बूढ़े आदमी हैं, बीमार हैं, वो बाहर आने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में आप किस तरीके से उनको रेस्क्यू कर रहे हैं? हमारे साथ पुलिस के रेप भी हैं जो कि यहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और 1-2 लोग जो हैं उनका मोबाइल अच्छे से काम कर रहा है। नेटवर्क का इशू अभी नहीं है और अगर नेटवर्क का इशू इन केस भविष्य में भी आता है तो हम लोगों के पास भी कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम है, QDA है, मतलब कि ऐसी चीज़ों हैं, सेटेलाइट फ़ोन्स हैं जिनके थ्रू की और अलग अलग, और अपना कलेक्टर ऑफिस भी इस चीज़ के लिए, संवाद के लिए वेल प्रिपेयर्ड है। कुल मिलाकर जो पश्चिमी महाराष्ट्र है वहाँ कई जगहों पर इस तरह के दृश्य बने हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है वो कि आने वाले दिनों में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, तो हो सकता है कि स्थिति में सुधार आए और लोगों को राहत मिले। अपने सहयोगी कपिल के साथ मुकेश कुमार चित्र, दूरदर्शन समाचार, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबर पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत के बलराज पंवार रोइंग में सिंगल स्कल्स हीट में चौथे स्थान पर रहे। अब वे रविवार को रेपेचाज राउंड में हिस्सा लेंगे। उन्होंने 7 मिनट 7.11 सेकंड का समय निकाला। रेपेचाज राउंड भारतीय समय के अनुसार रविवार दोपहर 1:06 पर आयोजित किया जाएगा। और पेरिस ओलंपिक की मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिला है और बलराज पंवार सिंगल स्कल्स हीट में चौथे स्थान पर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। पेरिस ओलंपिक औपचारिक रूप से शुरू हो गए हैं। आज से इवेंट्स की शुरुआत हो चुकी है। आज निशानेबाजी में भारत को निराशा हाथ लगी। वहीं आने वाले मुकाबलों में बैडमिंटन, हॉकी और मुक्केबाजी पर नजर रहेगी। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय चुनौती की, साथ ही जुड़ेंगे पेरिस में मौजूद हमारे संवाददाता से भी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। और आज के इवेंट्स की अगर हम बात करें तो पेरिस ओलंपिक में भारत के बलराज पवार रोइंग में सिंगल स्कल्स हीट में चौथे स्थान पर रहे। अब वे रविवार को रेपेचाज राउंड में हिस्सा लेंगे। उन्होंने 7 मिनट 7.11 सेकंड का समय निकाला। रेपेचाज राउंड भारतीय समय के अनुसार रविवार को दोपहर 1:06 पर आयोजित किया जाएगा। निशानेबाजी में पेरिस ओलंपिक की मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में दोनों भारतीय जोड़ियों में से कोई भी पदक राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों जोड़ियों को निराशा हाथ लगी। रमिता जिंदल और अर्जुन बबूता 628.7 अंक के साथ छठे स्थान पर रहे, जबकि इलावेनिल वेलारिवान और संदीप सिंह 626.3 अंक के साथ 12वें स्थान पर रहे। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत को निराशा हाथ लगी। भारत के 2 निशानेबाज सरबजोत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा फाइनल में स्थान नहीं बना पाए। सरबजोत सिंह 577 अंक के साथ 9वें स्थान पर रहे, वहीं अर्जुन सिंह चीमा 574 अंक के साथ 18वें स्थान पर रहे। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में जगह नहीं बना पाने से भारतीय निशानेबाज अर्जुन सिंह चीमा काफी निराश है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि वो आने वाली स्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। उन्हें मिश्रित स्पर्धा में भी हिस्सा लेना है। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज मुकाबले में उतर चुके हैं। अर्जुन चीमा हमारे साथ हैं। आज इन्होंने अपना प्रदर्शन किया। थोड़ा यहाँ पर लैक हुआ, लेकिन अभी बहुत मुकाबले हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं इन एथलीट से। अर्जुन, आज से क्या कुछ सीखा? आज जो पहला राउंड था आप उतरे वहाँ पर, आज से क्या समझ में आया और आगे के लिए क्या प्लान रहेगा? आज के मैच में बेसिकली सही तरीके से मैं उस चीज़ पे खड़ नहीं पाया और मुझे लग रहा है कि थोड़ा और मुझे इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है और मैं काम करूँगा भी। एंड आगे अच्छे कंट्रोल के साथ खेलने के लिए अभी मिक्स इवेंट मैच है और आई विल बी गोइंग फॉर दैट। मिक्स्ड इवेंट मैच है, किस तरह का वेन्यू है, कैसा अंदर का एटमॉस्फेयर है, कितना सपोर्टिव है, कैसा एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नया तरीके से तैयार है, तो कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस वेन्यू को? देखिए, एनवायरनमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक, बट जो मेरे अंदर का एनवायरनमेंट है मैं उसको बिल्कुल ठीक रख रहा हूँ। वही ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। क्या कुछ एक्साइटमेंट है, कैसे देख रहे हैं आगे के मुकाबलों को? क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, शूटिंग से मेडल आने के बाद हमारे लिए और भी ब्राइट चांसेस हो जाएंगे अगर हम पिछले ओलंपिक के मेडल्स को तोड़ना चाहते हैं। देखिए सर, काफ़ी इंडिविजुअल स्पोर्ट है शूटिंग। अगर पूरी टीम की बात करूं, सभी मिलजुल के इसके लिए रहते हैं, तो एनवायरनमेंट हम सभी का बहुत अच्छा है। और उसके बाद जैसे कि आपको बताया, इंडिविजुअल गेम है, आपने देखा है, अपनी अपनी गेम हर कोई खेलता है, अपने अपने तरीके से खेलता है, सबका अपना अपना पैटर्न है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि अभी इस मुकाम पे आया हूँ और अपने आप को और पॉलिश करके लेके जाऊँगा यहाँ से, और एक अच्छा सा पॉलिश्ड सा मेडल तगमा भी साथ में लेके जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जिस तरह से पूरा जोर लगा करके लाई, टॉप्स में आया, NRI ने बहुत मेहनत करी, कैसे देखते हैं इन तमाम सुविधाओं को जो हमें अब मिल रही है पहले के मुकाबले? सर, फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं। हमारी सपोर्टिंग स्टाफ और टीम है, जो साथ में जो सपोर्ट स्टाफ है, साइकोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं एंड फिजिकल ट्रेनर्स हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। और उनका सिर्फ प्रोफेशन ही हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, जो वो इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं टीम के लिए, जो हेल्दी इन्वायरमेंट है,
वो टीम को काफ़ी सपोर्ट करता है। बिल्कुल, तो ये थे अर्जुन चीमा जो बता रहे थे कि आगे आने वाले मुकाबलों के लिए तैयार है और जिस तरह का एनवायरनमेंट अंदर है, टीम कोप अप हो रही है। उम्मीद है कि अभी शुरुआत है, आगे आने वाले दिनों में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पेरिस। तो पेरिस ओलंपिक में आज भारत ने निशानेबाजी में अपने अभियान की शुरुआत की। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट टीम के क्वालिफिकेशन में टीम काफ़ी करीबी अंतर से पदक दौड़ में जगह नहीं बना पाई। हालांकि आने वाले दिनों में टीम से निशानेबाजी दल से काफ़ी पदक की जो है वो उम्मीद बरकरार है। कैसा है टीम का माहौल, इस पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने बात की NRAI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कलिकेश नारायण सिंह देव और NRAI के सेक्रेटरी राजीव भाटिया से। पेरिस ओलंपिक में खेलों की शुरुआत हो चुकी है और शूटिंग अरेना में समय मौजूद है जहां भारत यहां परफॉर्म कर रहा है। मिक्स्ड इवेंट के मुकाबले खेले गए हैं। अभी आने वाले और मुकाबले हैं। हमारे साथ सीनियर वीपी हैं NRAI के और सेक्रेटरी हैं NRAI से राजीव। किस तरह से देखते हैं वीपी साहब, आप सबसे पहले कलके जी कैसे देखते हैं इस पूरे एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट जो यहाँ दिया है? ये शैत्रो पेरिस से 2-3 घंटे दूर है, तो यहाँ शूटिंग ही खाली हो रहा है और माहौल अच्छा है। लोग जो भी है यहाँ वो शूटर्स ही हैं, शूटिंग रिलेटेड लोग आए हुए हैं। तो एक अच्छा माहौल है, कोई फैमिली ऐसा माहौल है। आने वाले और मुकाबले, इंडिविजुअल मुकाबले हैं, टीम मुकाबले हैं, कैसे देखते हैं अभी जो आज का जो एफर्ट था वो कितना सक्सेस रहा? यहाँ से शुरुआत है, कैसे देखें आगे के गेम्स को? आज के 2 इवेंट्स गए हैं। मिक्स्ड राइफल में हम लोग 6th पोजीशन में थे और नैरोली मिस किया था, और जो मेंस पिस्टल था वो तो टाई था, लेकिन इनर 10 के वजह से फाइनल में सरबजोत सिंह नहीं आ पाए। लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत किस्म के और इवेंट्स बाकी हैं, बहुत शूटिंग बाकी है। अभी मेरा तो पूरा विश्वास है कि भारत मेडल लेके जाएगा। इस बार एक नया यूथ जो है जिसमें रिदम सांगवान, ईशा सिंह, नए बच्चे आ रखे हैं, कितना इनके ऊपर दारोमदार होगा, क्योंकि इनके लिए बहुत कुछ यहाँ से हासिल करने को है। बहुत इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और काफ़ी वो मेहनत भी कर रहे हैं बच्चे उसमें। उन्होंने पूरी मेहनत की है और लगे हुए हैं। कोई मतलब उन्होंने किधर उधर उनका डिस्ट्रैक्शन नहीं था और दे वर ओनली फोकसिंग ऑन शूटिंग कर रहे थे। और हमारे को पूरी उम्मीद है, और ये यंग बच्चे हैं सारे, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत ओल्ड एज का है, सब यंग बच्चे हैं। रिदम सांगवान है, ईशा सिंह है, दे आर वेरी यंग। तो उम्मीद है हमारे को जो इन लोगों से जो है कि ये मेडल हम लेके जाएंगे इस बार। एक बड़ा मौका है भारतीय शूटर्स के लिए अपने आप को यहाँ पर साबित करने का, और अगर हमें डबल डिजिट में जाना है तो मेडल चाहिए चाहिए। तो विल एक्सपेक्ट कि अकाउंट खोल देंगे हम जल्दी से, और जो भी बच्चे मैचेस में उसमें अच्छा रिजल्ट लाएंगे। देखिए, शूटर्स ने बहुत मेहनत की है और एक अच्छे फोकस में है, एक अच्छे टेम्पो में है। अब कंपटीशन इंटेंस है, खाली मेंटल स्ट्रेंथ जरूरत है शूटर्स को। मेरा तो पूरा विश्वास है कि एक ना एक मेडल आएगा शूटिंग में। तो जिस तरह से बताया सीनियर वीपी ने और राजीव भाटिया जी ने कि एक्सपेक्टेशन हाई है, शूटर्स भी तैयार हैं। ठीक है, नैरोली मिस किए शुरुआती मुकाबलों में, लेकिन अभी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि भारत को शूटिंग से काफ़ी उम्मीदें और मेडल्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। कैमरा संतुल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पेरिस। और पेरिस से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जी। मुकेश, निशानेबाजी से काफ़ी उम्मीदें थी भारत को। निशानेबाजी में शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन हम कहें कि आगे भी बहुत सारे इवेंट्स बाकी हैं, तो ये उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल सुचित्रा, देखिए आज पहला दिन था और शूटिंग में आए हमारे शूटर्स जो उतरे 6th रैंकिंग में रहे। मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत अर्जुन चीमा जो थे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है। लेकिन जिस तरह से जनरल सेक्रेटरी बोल रहे थे या वीपी बोल रहे थे या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ NRAI कि अभी एक्सपेक्टेशन और है। मनु भाकर देखिए अपने इंडिविजुअल राउंड्स में उन्होंने 6 में यहाँ पे कम्पीट किया, 6ठा पोजीशन लिया, यानी वो क्वालिफाइड कर गई हैं। तो यहाँ से पिस्टल से जैसा हम बात कर रहे थे कि काफ़ी कुछ है, क्योंकि सबसे बड़ा दल है शूटिंग का जो खेलने आया है। मिक्स्ड इवेंट है, इंडिविजुअल इवेंट है, टीम इवेंट है, उसका स्कीट एंड ट्रैप है। तो धीरे धीरे मुकाबला होगा। हाँ, थोड़ा प्रेशर जरूर होता है। पहले दिन शूटर्स के कंधों पर दारोमदार था, क्योंकि आज मेडल मैच था। और ये जो स्टेडियम है, ये जो अरेना है, शूटिंग रेंज है, ये पेरिस के जो मेन ग्राउंड से कम नियर अबाउट 300 किलोमीटर, तो यानी ये बहुत दूर भी है। तो कंडीशन यहाँ पर अलग है, पूरा खुला माहौल है, अच्छा एक्सपोजर देने की कोशिश की गई है, लेकिन उम्मीदें खत्म नहीं होती हैं। जिस तरह से अभी चल
रहा था। मिक्स इवेंट का फाइनल में देख रहा था चाइना और कोरिया के बीच में चल रहा था, और कोरियन सेक्रेटरी भी हमारे साथ वहां पर मौजूद थे। मैं देख रहा था वो जिस तरह से एक एक शॉट पर नजर बनाए हुए थे जब वो फाइनल चल रहा था। तो आप देखिए कि चाइना और उनके बीच में भी काफी अंतर है, यानी चाइना अच्छी खासी लीड बना के वहां पर गोल्ड लेके गया, कोरिया सिल्वर, और उसके बाद कजाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस तरह का टेम्परामेंट होता है, एक एक शॉट पर होता है। अर्जुन चीमा जिस तरह से कह रहे थे, आज वो उतना बेस्ट नहीं कर पाए जितना उनको बेस्ट करना था, यानी कहीं ना कहीं बैक टू द माइंड चल रहा था, प्रेशर ले रहे थे, और ये प्रेशर ही छोड़ने की कोशिश करनी होगी, इसको भुलाना होगा। प्रेशर के बिना अगर खेलेंगे तो मेडल आएंगे, क्योंकि पिछले 2 ओलंपिक्स में भी प्रेशर के साथ गए, थोड़ा सा वहां पर डिस्प्यूट भी हुआ मनु भाकर के साथ लास्ट ओलंपिक में। तो ये तमाम चीजें भुलानी होगी, क्योंकि फ्रेश गेम है, आपको नए तरीके से खेलना पड़ेगा और नई शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल मुकेश, जिस तरह से आपने बताया कि मनु भाकर क्वालिफाई कर चुकी हैं, पिछले 2 ओलंपिक देखें तो जो भारत का जो खाता है महिला खिलाड़ियों ने खोला था, इस बार भी अगर हम बात करें खेलों में महिला शक्ति की, कितनी उम्मीदें हैं मनु भाकर से? किस तरह के फ्रेम ऑफ माइंड में मनु दिख रही हैं आपको? देखिए, पूरा कंटिंजेंट, शूटिंग कंटिंजेंट मनु भाकर की बात कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस है ओलंपिक में खेलने का। टोक्यो में खेल के आई थी वो लास्ट ईयर। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपने आप को वापस कमबैक किया, बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने कमबैक किया और दिखाया उन्होंने तमाम प्रतियोगिताओं में, क्वालिफिकेशन में। और जब वो फाइनल क्वालिफिकेशन आया, जहाँ पर ट्रायल्स आपने दिए और ट्रायल्स दे करके आप यहाँ पर सेलेक्ट हुई, क्योंकि कोटा भी मनु ने हासिल किया था, उसके बाद ट्रायल्स भी देना पड़ता है, तो टफ होता है इंडिया में कॉम्पिटिशन। आप देखिए जिस तरह से रुद्रांश पाटिल जिन्होंने पहला कोटा लिया था, वो मेन ट्रायल में नहीं कंपीट कर पाए और बाहर हो गए। उसके बाद आप दिव्यांश सिंह पनवर को देख लीजिए, मेहुली घोष को देख लीजिए, इस तरह से ये शूटर से जो अच्छा कर रहे थे, लेकिन मेन ट्रायल्स में उतना अच्छा नहीं कर पाए। जब आपको टीम के अंदर जगह बनानी होती है, तो यहाँ पर उन्होंने अपने नर्व्स पे कंट्रोल किया और शानदार तरीके से वो खेल के आई। सबसे यंगेस्ट शूटर थी सौरभ चौधरी के साथ, जब उन्होंने धमाल मचाया था पहली बार 4 साल गोल्ड मेडल जीत करके जूनियर सीनियर कैटेगरी में। तो मनु भाकर पे उम्मीदें हैं, बट वही मेरा है कि सारी उम्मीदों का दारोमदार उनके कंधों पर चला जाए और उस प्रेशर को बिल्ड ना कर पाए। कहीं ना कहीं उनको प्रेशर रिलीज करना होगा। तमाम लोगों को सोचना होगा कि उनके लिए दुआएं करें कि वो प्रेशर के साथ ना जाए, फ्री ऑफ माइंड जाए, क्योंकि यहाँ पर एक एक ब्रीथ से आपका जो शॉट है वो खराब हो सकता है और आपको अपनी नर्व्स पे बिल्कुल कंट्रोल करके आना पड़ेगा। और बड़ी प्लेयर है, उसके साथ साथ आप देखिए रिदम सांगवान उनके साथ खेलेंगी, ये भी एक अच्छी प्लेयर हैं जो कंपीट करती हैं, नई खिलाड़ी हैं। तो सीनियर और जूनियर का जो मिक्सचर है यहाँ पर वो देखने को मिलेगा। और आगे ये जो शूटर्स हैं इनमें जो फहरिस्त है वो बड़ी लंबी है, तो धीरे धीरे करेंगे। अर्जुन चीमा ने कहा कि भले ही वो यहाँ पर हार गए, लेकिन अभी उनके पास मिक्स्ड इवेंट में खेलने का जो मौका है वो उस पर ध्यान देंगे। मेरे को लगता है कि यहाँ से मेडल निकलेंगे ज़रूर है सुचित्रा। बिल्कुल, निशानेबाजी से पदक की उम्मीद ज़रूर है। आज के अगर बाकी मुकाबलों की हम बात करें मुकेश, किस तरह देखते हैं भारतीय चुनौती को? बैडमिंटन में हमें अभी खेलना है, हॉकी में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत कर रही है, आगे का जो दिन है किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, बैडमिंटन में है, टेबल टेनिस में मनिका बत्रा होंगी, वहीं हॉकी में मुकाबले हैं। हमने रोइंग में देखा कि हमने 4th पोजीशन लिया, किस तरह से वहाँ पर बहुत ही नैरोली हम मिस कर गए जो हीट हुई थी रोइंग की। तो अभी आने वाले दिन में जो मुकाबले इसी तरह से चलेंगे, बॉक्सिंग में कुछ एक्शन देखने को मिलेगा और धीरे धीरे ये एक्शन आगे बढ़ेगा। जब क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर फाइनल्स में होंगे तो हमारे को मेडल की एक्सपेक्टेशन होगी। जिस तरह से निकत जरीन है, जैस्मीन है, वहाँ से वो लोग बॉक्सिंग में कम्पीट करने के लिए उतरेंगे। अमित पंगाल हैं, अच्छे डोमिनेट बॉक्सर हैं इंडिया के, वो उतरेंगे। और फिर आगे आगे दिन जैसे बढ़ेगा काफ़ी कुछ निकलने को मिलेगा अभी। लेकिन इन एरेनाज में वहाँ पर क्वालिफिकेशन, वहाँ पर जो है शुरुआती मुकाबले होने वाले हैं। तो ये राउंड मुकाबले होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये मुकाबला आगे आगे टीम पहुँचेगी। लेकिन हॉकी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। और जिस तरह का पूल है भारत का, ऑस्ट्रेलिया तक उनको फेस करना है, तो आप अगर शुरू से ही लीड बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और जैसा उनके कोच ने कहा था कि हमें पेनल्टी कॉर्नर पर काम करना होगा, कन्वर्जन जो होगा गोल का वो ध्यान रखना होगा कि गोल कन्वर्ट किए जाएं, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। वहाँ पर मनप्रीत एंड कंपनी की नज़र होगी, हरमनप्रीत को पूरा साथ दें और किस तरह से वो वहाँ पर स्ट्रांगली डिफेंड करते हैं, किस तरह से न्यूजीलैंड को रोकने में कामयाब होते हैं, ये देखना होगा। और जितने ज़्यादा वो गोल स्कोर करते हैं उतना अच्छा हमारे लिए होगा। तो अभी लाइन ऑफ एक्शन में बहुत कुछ है आज दिन में। आने वाले टाइम में हम अपने दर्शकों को तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत कुछ है आज भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए पेरिस ओलंपिक में, और भारत के चैंपियंस में यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए भारत के चैंपियन।